हाय, क्या हाल चाल है भाई। हम बात कर रहे हैं गेट लाइफ साइंस एक्सेल 2026 चैलेंज क्वेश्चंस की। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आपके रिस्पॉन्स के रूप में आया है और आंसर की हम दोनों को मैच कर रहे हैं और चेक करें कि कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है जहाँ आपको चैलेंज करना पड़ जाए क्वेश्चन को। और तरीका है आई फ्लाई का सेफ, मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर है 35। पार्शियल डबल बॉन्ड डाइजेशन ऑफ द डीएनए शोन बिलो with EcoR1 and XHO1 will yield dash bands after gel electrophoresis। आंसर इंटीजर में देना है। देखिए, जब भी कभी पार्शियल डबल डाइजेशन होगा तो जितनी भी कटिंग साइट है उन सब पे कट लग सकता है और नहीं भी लग सकता वाली कंडीशन होती है। कंडीशन होंगी 3। हो सकता है कोई भी डीएनए कटे ना, अगर नहीं कटा तो 6 kb की लेंथ मिलेगी हमें, या फिर उसका किसी एक साइड पर कट लगे, या तो EcoR1 वाले पे या फिर XHO1। अगर EcoR1 वाली साइड पर कट लगा तो मुझे 2 पीस मिलेंगे, 2 kb और 4 kb के। XHO1 जो है उससे मुझे 3 kb और 3 kb के 2 पीस मिलेंगे। और अगर दोनों ही जगह पर कट जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, तो 2 kb, 1 kb और 3 kb। कुल मिलाकर के मुझे ये इस तरह की डाइवर्सिटी मिलने वाली है, 6 kb की, 4 kb की, 3 kb की, 2 kb की और 1 kb की। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कितने बैंड मिलने वाले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर, तो यहाँ 5 बैंड मिलने वाले हैं मुझे। और देखिए यहाँ पर जो की है, की के अंदर भी 5 बैंड ही दे रखे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36। काइमोट्रिप्सिन क्लीव्स पॉलीपेप्टाइड प्रेफरेंशियली ऑन द कार्बोनिल साइड ऑफ एरोमेटिक एंड सम अदर बल्कि नॉन पोलर रेसिड्यूज, जैसे कि फिनाइल अलेनिन हो गया, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। ट्रिप्सिन क्लीव्स ऑन द कार्बोनिल टर्मिनल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यू, जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन। डाइजेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग द कंपोजिशन, ये कंपोजिशन दे रखी है इसकी, इंडिपेंडेंटली बाय दीज टू प्रोटीज यील्ड पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स एज शोन इन द फिगर। तो ट्रिप्सिन डालने पर आपको ये 2 पीस मिले हैं। अब आपको ये नहीं पता कि ये पीस पहला है और ये पीस इसके बाद आया, क्योंकि यहाँ लास्ट में भी लाइसिन लगा हुआ है जहाँ ट्रिप्सिन कट मार सकता है, और यहाँ भी लास्ट में लाइसिन है। तो हो सकता है कि ये भी हो कि ये पीस पहला वाला हो और दूसरा पीस हो ये वाला, और एलानिन इसके बाद लगा हुआ है। तो ये जानने के लिए काइमोट्रिप्सिन को देख लो आप। इसमें ग्लाइसिन और लाइसिन जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, थ्रियोनिन और फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन और फिनाइल एलानिन यहाँ मिल रहे हैं मुझे। वैलिन, लाइसिन, एलानिन, एलानिन। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला पीस है, ये वाला पीस यहाँ पर अवेलेबल है इस जगह, लेकिन इसके आगे वैलिन, लाइसिन दिखाई दे रहे हैं। तो दैट मीन्स ये वाला फर्स्ट पीस नहीं है आपका, ये है पहला पीस। अब पहले पीस में देख लो आप, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन, लाइसिन। तो फिर थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन, लाइसिन, और फिर इसके बाद इस पीस को जोड़ दो, एलानिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन और लाइसिन। तो आंसर है बी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर करके ये पता लगाया कि किनारे के अमीनो एसिड कौन से हैं। और इस वाले पीस में क्योंकि ये शुरुआत के एलानिन के बाद भी मुझे और दिखाई दे रहे हैं पहले, तो ये मुझे मालूम पड़ गया कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट पीस। तो इस पर आंसर है हमारा बी वाला। और देखिए जो आंसर की दे रखी है उसमें बी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो देखिए साहब, ये जो कहानी है ये आपके मसल्स की स्टोरी है। हेक्सोकाइनेज 1, 2 एंड 3 दीज आइसोजाइम्स आर इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज वाया फीडबैक इनहिबिशन। लेकिन हेक्सोकाइनेज 4 जो है ये मेनली मिलता है मुझे लीवर में और पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में। ये बेसिकली ग्लूकोज का जो होम्योस्टेसिस होता है उस वाली कहानी में इन्वॉल्व होता है। ये ग्लाइकोलिसिस वाली स्टोरी के लिए नहीं है। नॉट इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हैज हाई केएम। हाई केएम का मतलब है ये तभी एक्ट करता है जब ग्लूकोज बड़ी मात्रा में अवेलेबल हो। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, और की में भी डी ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट एनर्जी स्टेट इन डिफरेंट प्रोटीन फोल्डिंग स्टेप्स विच इंक्लूड, फोल्डेड है, ट्रांजिशन है, मोल्टन ग्लोब्यूलर, अनफोल्डेड है। और यहाँ जो उन्होंने डायग्राम दे रखा है, तो देखिए इस डायग्राम में केवल एक बात है कि जो एक्चुअल डायग्राम है इसको रिवर्स करके लगा रखा है। पी ये वाला, क्यू ये वाला, आर ये वाला और एस ये वाला। तो देखिए सही मायने में हमारे पास होने वाला है पी, क्यू, आर, एस। तो 4, 3, 2, 1, पी, क्यू, आर, एस। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब ये पहचान में कैसे है ये वाली बात कि ये उल्टा है। देखिए इनका जो एनर्जी का लेवल उसको चेक कीजिएगा। जो आपका पी वाली एनर्जी का लेवल है ये अनफोल्डेड स्टेट का दिखाया गया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी का लेवल है ये मोल्टन ग्लोब्यूल्स को दिखाया गया है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और फिर
सबस्टेट जो फोल्डेड स्टेट है आपकी, उसकी एनर्जी सबसे कम दे रखी है, जो यहाँ भी आपको दिखी रही है सबसे कम है। तो इसी से हमने अंदाजा लगा लिया था कि इसका कहानी ये है, और इसका जो आंसर है ये आंसर ए ही दे रखा है आपके की में भी। क्वेश्चन नंबर 39 है द करेक्ट पाथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट हार्वेस्टिंग फोटो सिस्टम्स इन वास्कुलर प्लांट इज। तो देखिए भाई, पानी से इलेक्ट्रॉन को लिया गया, फोटोसिस्टम सेकंड के पास पहुंचा है, इसके बाद ये पहुंचा है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जो कि ये वाला है। देन इसके बाद ये पहुंचा है पीएस सिस्टम 1 के पास, फिर पहुंचा FD के पास, और FD ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है NADP पॉजिटिव को। तो पानी से इलेक्ट्रॉन निकल के फोटोसिस्टम सेकंड, साइटोक्रोम B6F 1 और NADP पॉजिटिव, ये पहली ही लाइन बढ़िया है। ऑक्सीजन तो कभी भी इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करता लाइट रिएक्शन के अंदर, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। तो इसका आपकी की में भी आंसर ए ही है। अब क्वेश्चन नंबर 40, फॉर अ सिंपल एंजाइम दैट फॉलोज माइकल्स मेंटेन काइनेटिक डाटा वाज कलेक्टेड इन द अब्सेंस, यानी कि -I एंड प्रेजेंस +I ऑफ एन अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर I। तो देखिए, जब भी कभी हम बात करेंगे अनकम्पिटिटिव की, तो अनकम्पिटिटिव में हमेशा पैरेलल लाइन जानिए ग्राफ के अंदर। अब यहां पर देखिए कौन सा वाला ग्राफ ऐसा है जिसमें पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे रही है, केवल ये ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब जो बाकी जो इनहिबिशन दे रखे हैं इन्होंने, ये देखिए मिक्स्ड वाले हैं, प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव हैं और कॉम्पिटिटिव हैं। हालांकि यहाँ की में आंसर सी दे रखा था, तो इसको आप चाहो तो चैलेंज कर सकते हो। और ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर है, चाहे आप लैनिजर देख लो, चाहे स्ट्रायर देख लो, सभी में आपको ग्राफ मिल जाएगा रेफरेंस डालने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 41 है विच स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द 5 प्राइम कैपिंग ऑफ द यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। भाई देखिए, जैसे ही आरएनए बाहर निकलना शुरू होता है, तो वहीं आरएनए पॉलीमरेज की टेल पर चिपके हुए कैपिंग करने वाले एंजाइम कूद पड़ते हैं आपके मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम पर। सबसे पहला काम उनका क्या करना होता है कि जो पहला फॉस्फेट था गामा वाला, उसको तोड़कर अलग कर देंगे। फिर उसके बाद में जीटीपी देके आएंगे और जीटीपी के 2 फॉस्फेट गायब कर देंगे, जी अपने 1 फॉस्फेट के साथ, और जो पहले से अवेलेबल था मैसेंजर आरएनए के ओपन क्लोराइड 5 प्राइम एंड पर, उसके 2 फॉस्फेट ये जुड़ जाएंगे, और जोड़ने के बाद में इस पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा। तब चेक कर लेते हैं हम कौन कौन सी बातें सही हो रही है। ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम रिमूव्स द गामा फॉस्फेट फ्रॉम द 5 प्राइम टर्मिनल क्लोराइड, ये है ट्रू स्टेटमेंट। A transferase link ATP to the dephosphorylate nucleotide of the messenger RNA at the 5 prime end, ये गलत है क्योंकि ATP नहीं GTP ऐड किया जाता है। देन इसके बाद है मिथाइल ट्रांसफरेज ऐड मिथाइल ग्रुप इन द N7 पोजीशन ऑफ द न्यूली एडेड ग्वानिन बेसिस, हाँ जी ये ठीक है। 5 प्राइम कैपिंग हैपेंस शॉर्टली आफ्टर मैसेंजर RNA इमर्जेस फ्रॉम द एग्जिट टर्न ऑफ द RNA पॉलीमरेज, जैसे ही RNA पॉलीमरेज से बाहर निकला तभी का तभी कैपिंग शुरू हो जाती है, ये बात भी ट्रू है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी ये तीनों ट्रू हैं, और की के अंदर भी ऐसा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्ट्यूसिस टॉक्सिन्स इज आर नॉट ट्रू। ये पहला है कि इट कॉजेज वूपिंग कफ, दूसरा है इट इज अ हेट्रोडाइमरिक प्रोटीन, तीसरा है इट कॉजेज एडीपी राइबोजाइलेशन ऑफ द अल्फा सब यूनिट ऑफ जीआई प्रोटीन, इट इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेज। अब देखिए साहब, जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है ये वूपिंग कफ कॉज करता है, ये बात ट्रू है। ये टॉक्सिन ए बी फॉर्मेट का होता है, लेकिन इसमें ए की 1 कॉपी और बी की 5 कॉपी हैं, तो ये हेट्रो तो है लेकिन ये डाइमर नहीं है, पेंटामर है, सॉरी हेक्सामर है इंडेड सही मायने में। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इट कॉजेज एडीपी राइबोजाइलेशन ऑफ द अल्फा सब यूनिट ऑफ जीआई। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन एडीपी राइबोजाइलेशन जी अल्फा की जो यूनिट है जी इनहिबिटर की, लॉकिंग इन द इनएक्टिव जीडीपी बाउंड स्टेट, तो ये बात सही है। फिर दूसरा है कि इट इनहिबिट एडिनाइलेट साइक्लेज, ऐसा ट्रू नहीं है। बाय इनएक्टिवेटिंग जीआई पर्ट्यूसिस टॉक्सिन्स रिमूव्स इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज लीडिंग टू इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। अब क्योंकि जीआई का ही काम था एडिनाइल साइक्लेज को ब्लॉक करना, लेकिन यहाँ पर ये अल्फा सब यूनिट जो है जीआई की वो ब्लॉक कर दी गई है एडीपी राइबोजाइलेशन में, तो अब एडिनाइल साइक्लेज अनकंट्रोल्ड मैनर में साइक्लिक एएमपी बना रहा है। नतीजा आपके जो फ्लक्स है उसमें फर्क पड़ रहा है, जो कैल्शियम वगैरह के आयंस होते हैं, और इसी से सिम्टम क्रिएट हो रहे हैं वोपिंग कफ के। तो क्वेश्चन नंबर 42 में जो पूछा गया था कि नॉट ट्रू वाले स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, और आंसर की में भी बी और डी ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 43 है टीलोमरेज हैज वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो देखिए साहब, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो ये नहीं है, क्योंकि ये आरएनए को पढ़ के अपनी ही आरएनए कॉपी को पढ़ करके डीएनए बनाता है,
ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का फंक्शन दिखाता है। आरएनए को जब पढ़ के डीएनए बनाया जाए तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सही। ऑप्शन नंबर सी है ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि भाई आरएनए को पढ़ करके डीएनए बना रहा था, तो ये प्रॉपर्टी भी ठीक हो गई। 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोराइबो न्यूक्लियस नहीं दिखाता ये, तो ऑप्शन नंबर बी और सी ये हैं इसके ट्रू ऑप्शंस, जो कि की में भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 44, टू अ 10 into 10 की पावर 9 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ रिसेप्टर पड़े हुए हैं आपके पास एक सॉल्यूशन में, और एक सॉल्यूशन में उनके लाइगेंड्स पड़े हुए हैं, तो दोनों को मिला दिया गया है। फ्री लाइगेंड की कंसंट्रेशन पाई गई है जब ये जुड़े हुए थे, और यही फ्री लाइगेंड जो पड़े हुए हैं 5 into 10 की पावर 9 मोलर, और जो कंसंट्रेशन है रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्सेस की वो है 6 into 10 की पावर 9। हमें डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट काउंट करना है। देखिए केडी निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रिसेप्टर, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री लाइगेंड और फिर आरएल जो कॉम्प्लेक्स बने हुए थे उनकी कंसंट्रेशन से डिवाइड करना होता है। तो आपके पास फ्री लाइगेंड की कंसंट्रेशन है, लेकिन आपके पास फ्री रिसेप्टर की कंसंट्रेशन नहीं है। तो टोटल रिसेप्टर कंसंट्रेशन जो थी अवेलेबल शुरुआत में वो थी 10 की पावर 9। रिसेप्टर लाइगेंड जो है आरएल वो इतना दिया हुआ है, फ्री लाइगेंड दे रखा है। तो अब फ्री रिसेप्टर कंसंट्रेशन जो बचे हुए हैं फिलहाल, टोटल में से जितने आरएल थे वो माइनस कर दो, तो बचे हुए जो होंगे वो आपके हैं फ्री रिसेप्टर्स। अब आप केडीए में इनकी वैल्यू रख दो, ये आपकी फ्री वाली वैल्यू आ गई, लाइगेंड की वैल्यू आ गई, और ये दोनों जुड़े हुए जो हैं, और सॉल्व करने पर आपका आंसर आया ये, जिससे आप ये बोल सकते हो 3.33। तो उसका जो आंसर है वो है 3.33, और ये ही एक्सेप्टेबल वैल्यू भी थी। एक बार इसे हाथ से करके निकालोगे तो ये इतना मुश्किल भी कैलकुलेशन नहीं था। iFly के बारे में आप और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कर सकते हैं #iFlyNetGate, और अपने सभी तरह के बायोटेक और बायोलॉजी के एग्जाम्स, लाइफ साइंसेस के एग्जाम्स की तैयारी के लिए iFly के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9013902981। हम लोग तैयारी कराते हैं गेट, ICMR, JRF, CSIR नेट, DBT और इसी तरह के दूसरे एग्जाम्स की। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।